Good morning, students. Now today we are going to discuss about the lecture number 11. In this lecture number 11, we are going to see the basic retrieval queries in SQL. That means how the SQL is actually being written. Queries are being written in SQL. To begin with, first of all, we are having the select statement. This select statement is the basic statement for retrieving any information from the database. That means whenever we are interested to write down the query, the first statement that came into existence is the select statement. ये एक बेसिक स्टेटमेंट होता है जो कि कभी भी किसी भी क्वेरी को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है. दूसरी बात, SQL टेबल को अलाउ करती है जिसमें कि 2 और टपल्स होते हैं जिसकी कि एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को हम क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं. अगर हम सेलेक्ट फ्रॉम वेयर की बात करें तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 कीवर्ड होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर. सेलेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट लिस्ट आती है, फ्रॉम के अंदर टेबल की लिस्ट आती है और वेयर के अंदर कंडीशन लिस्ट आती है. कहने की बात यह है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन से टेबल के एट्रीब्यूट होंगे और क्या कंडीशन होगी, ये हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के बेसिक फॉर्म के अंदर देखते हैं. अब अगर हम इसी सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में और चीज़ें देखें तो हमारे पास इसके अंदर कुछ लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और सिलेक्शन कंडीशन भी होती है. लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर, हम जो भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हम वेयर ब्लॉक में यूज़ करते हैं. प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट पे हमारे पास वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम रिट्रीव करना चाहते हैं और सेलेक्ट में डिफाइन करते हैं. सिलेक्शन कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं कि हम कौन सी कंडीशंस और कौन से टपल्स को एक्चुअल में निकालना चाहते हैं अपने कंडीशन के अंदर, वेयर ब्लॉक के अंदर. तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर हमें यही बताता है कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बनाया हुआ होता है. अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें किसी भी बेसिक SQL की क्वेरी का, तो हमारे पास एट्रीब्यूट नेम होते हैं. कभी कभी ये एट्रीब्यूट नेम हमारे पास एम्बिगुअस होते हैं क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट का नेम हमारे 2 टेबल में मिल सकता है. टेबल 1 में भी अगर किसी एट्रीब्यूट का नेम है तो और टेबल 2 में भी वही एट्रीब्यूट का सेम नेम यूज़ किया गया है, तो हमारे पास कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है. इस कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम जिस टेबल का एट्रीब्यूट है उस टेबल के साथ उस एट्रीब्यूट के नेम को डिफाइन करते हैं जिससे कि एरर नहीं होता. तो अगर मैं एक क्वेरी यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या है, इस क्वेरी में फर्स्ट नेम है और एड्रेस है. उसके साथ साथ ये कौन से टेबल का है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल का है. अब मैं डिपार्टमेंट में देखूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम है रिसर्च और डिपार्टमेंट का डी नंबर एम्प्लॉय के डी नंबर के बराबर है. तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट डी नंबर जो है एम्प्लॉय में भी है और एट्रीब्यूट डी नंबर डिपार्टमेंट में भी है. अगर ये दोनों में एम्प्लॉय टेबल्स के नाम नहीं लिखता तो मेरे पास डी नंबर इक्वल टू डी नंबर होता और मुझे ये जानने में मुश्किल होता कि मैं कौन से वाले टेबल की बात कर रहा हूँ, कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने प्रॉपरली यहाँ पे उसको टेबल के नेम के साथ एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है. अब अगर मैं एलाइजिंग करूँ, कभी कभी आपको याद है ऐसे ही मैं एट्रीब्यूट के नेम में अगर ऑल्टरनेट नेम लिख दूँ तो मेरे पास रिलेशन का नेम है एम्प्लॉय. अब मैं इसके 2 नेम लिख दूँ अगर ई और एस, तो इसका मतलब क्या है, इसी एम्प्लॉय रिलेशन के मैं ऑल्टरनेट रिलेशन नेम यूज़ कर सकता हूँ जिससे कि क्वेरी में मुझे ये हेल्प मिलेगी कि मैं कौन से ऑल्टरनेट नेम को यूज़ कर रहा हूँ और कैसे उसको डिफाइन कर रहा हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक क्वेरी है एम्प्लॉय, उसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे रिट्रीव करना है और उसके इमीडिएट सुपरवाइज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्रीव करना है. सबसे पहले मैंने सेलेक्ट लिया, सेलेक्ट के अंदर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई से डिफाइन कर दिया. सुपरवाइज़र के लिए मैंने दूसरा ऑल्टरनेट एस यूज़ कर लिया, तो एस का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिया. यहाँ पे एम्प्लॉय ई है और एम्प्लॉई एस है जैसा कि मैंने आपको बताया. तो एक बार मैंने एम्प्लॉय को ई से डिनोट किया और एक बार मैंने उसको एस से डिनोट किया है. अब कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर सुपरवाइजर के सोशल सिक्योरिटी नंबर के बराबर होगा. जब मैं उस कंडीशन को देखूंगा तो मेरे पास सारे एम्प्लॉयज़ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनके सुपरवाइजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकल कर आ जाएगा. तो कहने की बात क्या है, एट्रीब्यूट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका मेरे पास एलाइसिस है. तीसरा होता है कि मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स मेरे पास हैं रिलेशन में, अगर मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, जैसे कि एम्प्लॉय को मैंने ई लिया था, अब जो एट्रीब्यूट हैं उनका भी शॉर्ट नेम लिख दूं, तो मैं एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी मेरे पास रिलेशन के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके एरर को कम कर सकता हूँ. इस बेसिस पे मैं उसे डिफाइन कम्प्लीटली कर सकता हूँ. अब अगर मैं तीसरी चीज़ देखूँ, कभी कभी मेरे पास बेसिक SQL में वेयर क्लॉज की ज़रूरत, कभी कभी मैं उसको नहीं भी स्पेसिफाई करता हूँ. तो अगर मान लीजिए मेरे पास वेयर क्लॉज है, उस क्लॉज को मैं मिसिंग कर दूँ तो मिसिंग करने में क्या निकल कर आता है, मेरे पास मिसिंग करने पे ये निकल कर आता है कि अगर मेरा वेयर कंडीशन मिस है
तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन नहीं है। अब कंडीशन नहीं है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर में अगर वेयर नहीं है तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, सब आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। तो जो एट्रीब्यूट्स मैंने लिए हैं सेलेक्ट में, वही सारे उनकी सारी टपल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे कि देखिए, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ SSN। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारे एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। मेरे पास एट्रीब्यूट SSN है, टेबल मेरे पास एम्प्लॉय है। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन नहीं दी है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, वेयर मैंने यूज़ नहीं किया है। तो जब वेयर यूज़ नहीं किया है तो मेरे पास क्या है कि SSN के सारे टेबल के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी। अब अगर मैं एम्प्लॉय SSN लूँ और डिपार्टमेंट का DNAME लूँ तो मेरे पास इन दोनों की सारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, मान लीजिए इसी तरीके से मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी मेरे पास सारे टपल्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो कहने की बात क्या है, अगर वेयर को देखें तो वेयर ना लें तब भी मेरे पास सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी, और वेयर लेंगे तो जो सेलेक्ट होंगे वही आएगा कंडीशन के बेसिस पे। इसी तरीके से मेरे पास एस्टरिस्क होता है। एस्टरिस्क क्या है, मुझे सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू जितने भी टपल्स मैंने सेलेक्ट करे उनको यूज़ करना है, तो मैं एस्टरिस्क यूज़ करूँगा। एस्टरिस्क क्या बताता है, रिलेशन का नेम बताता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एस्टरिस्क सेलेक्ट में मैंने एट्रीब्यूट का नेम नहीं लिया, मैंने एस्टरिस्क यूज़ किया है, और टेबल लिया एम्प्लॉय, कंडीशन लिया डिपार्टमेंट नंबर 5। तो डिपार्टमेंट नंबर 5 के एट्रीब्यूट्स के सारे टपल्स मेरे पास निकल कर आ जाएंगे जो कि सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिए, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, उसके बेसिस पे सारी कंडीशन निकल कर आ गई। तो ये पूरी कंडीशन मेरे को डिफाइन करती है। अब अगर मैं टेबल को सेट में लूँ, SQL में टेबल्स लूँ, तो मेरे पास क्या है कि ऑटोमेटिकली कभी कभी डुप्लीकेट को SQL एलिमिनेट नहीं करती है। इसीलिए मेरे पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है सेलेक्ट में, जिसके बेसिस पे मैं यूज़ करता हूँ। भाई हमारे पास SQL में टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास रोज़ होती हैं। जब मैं रिलेशन मॉडल देखता था तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ वहाँ पे एलिमिनेट कर दी जाती थी, रिमूव कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में SQL सब वैल्यूज़ को ले लेता है। तो मुझे उसको अवॉइड करने के लिए मैं डिस्टिंक्ट की वैल्यू को यूज़ करता हूँ। जैसे रिट्रीव सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय, रिट्रीव सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय मतलब सेलेक्ट ऑल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब मैंने यहाँ वेयर नहीं लिया है, आप देख सकते हैं, तो सब कंडीशन मेरे पास आ जाएगी। अब मैं इसी में अगर डिस्टिंक्ट कर दूं, एंड डिस्टिंक्ट सैलरी वैल्यूज, मुझे डिस्टिंक्ट सैलरी वैल्यू मतलब मुझे रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए सैलरी की, क्लियर कट वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अब ऑल की जगह डिस्टिंक्ट कर दिया। इस तरीके से मेरी सारी कंडीशंस डिफाइन करी जाएंगी। अब मैं अगर टेबल को सेट में लेता हूँ तो सेट ऑपरेशंस में आप जानते हैं मेरे पास यही ऑपरेशंस होते थे, यूनियन, एक्सेप्ट। कभी कभी मुझे इन सबको मर्ज करने की ज़रूरत होती है, तो अगर मैंने एक यूनियन ऑपरेशन लिया और मैं सारे यूनियन ऑपरेशंस को मर्ज करूँगा तो बात क्लियर आ जाएगी। इसी तरीके से टाइप कॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो अगर मेरे पास मुझे यूनियन ऑपरेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार रिलेशन को क्वेरी में डिफाइन करूँगा, फिर दूसरी बार रिलेशन को करूँगा और बीच में यूनियन लिख दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं क्वेरी, इस क्वेरी में क्या है, पहली बार मैंने R लिया है, ये दूसरी बार S लिया है और उनको यूनियन किया है। तो ये R यूनियन S 2 टेबल्स का यूनियन है, जिसके बेसिस पे मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो टेबल सेट इस तरीके से SQL में डिफाइन करे जाते हैं। इसी तरीके से कभी कभी हमें पैटर्न मैचिंग की ज़रूरत पड़ती है। पैटर्न मैचिंग मतलब मेरे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग्स की पैटर्न को मैच करते हैं। पहला ऑपरेटर है लाइक मतलब उसी तरीके से, और दूसरा होता है लाइक के अंदर एक तो परसेंटेज सिंबल से हम डिफाइन करते हैं, दूसरा हम अंडरस्कोर से करते हैं। जैसे कि मेरे पास वेयर है, अब वेयर में एड्रेस है, एड्रेस को अगर मैंने हाउस्टन और टेक्सास की तरह लिखा है तो ये परसेंटेज के बेसिस पे मैंने उसको डिफाइन किया है, और वेयर के अंदर मैंने उसको इस तरीके से लिखा। तो लाइक और बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर ने मुझे बताया कि किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। वेयर के अंदर मेरे पास सैलरी की कंडीशन ये निकल कर आ रही है। ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसको कि डिफाइन किया जाता है, और उस बेसिस पे मेरे पास सब कुछ निकल कर आता है। तो इस तरीके से मेरे पास क्वेरी डिफाइन करी जाती है। कभी कभी हम ये भी चाहते हैं कि SQL की क्वेरीज को प्रॉपरली डिफाइन करें। जैसे कि अगर मेरे पास ये d.dname एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, डिपार्टमेंट का dname एक एट्रीब्यूट है, इसी तरीके से lname एक एट्रीब्यूट है और fname एक एट्रीब्यूट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इन एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यूज़ आए, इनके टपल्स की, वो प्रॉपरली आए, ऑर्डर में आए। तो मेरे पास एक ऑर्डर बाई क्लॉज भी काम करता है। वो क्या कहता है, इसके अंदर अगर मैं DESC लूँगा तो डिसेंडिंग, मतलब डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू बड़े से छोटी आती जाएगी। L नेम वाली जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो असेंडिंग में छोटे से बड़े के आएगा, और F नेम भी असेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के वे में मैं एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ को, टपल्स की वैल्यूज़ को प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूँ ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करके। तो ये मुझे बताता है अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो मेरा प्रॉपर आउटपुट निकल कर आएगा। तो ये मेरे पास
एसक्यूएल के अंदर ऑर्डरिंग की वैल्यू को डिफाइन करता है। अब आती हैं बेसिक रिट्रीवल क्वेरीज। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल देखें क्वेरी कैसे डिफाइन करी जाती है बेसिक एसक्यूएल के अंदर। देखिए, मुझे रिट्रीव करना है बर्थ डेट और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय जिसका लास्ट नेम है जॉन बी स्मिथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एट्रीब्यूट लिखे, बर्थ डेट और एड्रेस, टेबल लिखा, एम्प्लॉय कंडीशन लिखी, फर्स्ट नेम तो जॉन है, मिडिल नेम बी है और लास्ट नेम स्मिथ है। जब मैंने इस क्वेरी को रन कराया तो मेरे पास ये आउटपुट निकल कर आया। इसके अंदर बर्थ डेट और एड्रेस मेरे दो एट्रीब्यूट है और ये इनकी वैल्यू है। इसी तरीके से मैंने दूसरी क्वेरी देखी जिसमें मेरे पास नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर द रिसर्च डिपार्टमेंट। मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में उनका नेम और एड्रेस निकालना था। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें। कौन से टेबल से सेलेक्ट करें? एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय का ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। डिपार्टमेंट की भी बात हो रही है तो दूसरा टेबल डिपार्टमेंट का होगा। कंडीशन क्या कहती है? डिपार्टमेंट का नेम रिसर्च है तो डिपार्टमेंट का नेम रिसर्च है और डिपार्टमेंट का डी नंबर मतलब एम्प्लॉय का डी नंबर डिपार्टमेंट के DNO के बराबर होगा। जब मैंने इस क्वेरी को रन कराया तो ये आउटपुट टेबल मेरे पास निकल कर आया है। मतलब ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, मेरे पास एक और क्वेरी है जो कि कहती है कि मुझे जो कि प्रोजेक्ट स्टैफोर्ड पे चल रहा है उसके सारे प्रोजेक्ट नंबर, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर का लास्ट नेम, बर्थ डेट, ये सब निकालना है। तो मैंने जब क्वेरी लिखी तो मेरे पास आप देख सकते हैं P नंबर, D नंबर, L नेम और एड्रेस निकल कर आया, 3 टेबल्स के नेम आए और ये कंडीशन निकल कर आई है। D नंबर प्रोजेक्ट का, डिपार्टमेंट का D नंबर, मैनेजर SSN डिपार्टमेंट का और SSN एम्प्लॉय का और लोकेशन मुझे गिवन है। जब क्वेरी को रन कराया तो ये टेबल और ये उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आई। तो ये क्वेरी मुझे यही बताती हैं कि एसक्यूएल के अंदर बेसिक रिट्रीवल क्वेरी का ब्लॉक सेलेक्ट फ्रॉम वेयर से मिलकर बना होता है। सेलेक्ट ये बताता है, फ्रॉम ये टेबल बताता है, वेयर कंडीशन बताती है। इसके अंदर हम कभी कभी ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लिखते हैं। इसके साथ ये एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। विद दिस द लेक्चर एंड्स। थैंक यू।